नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका एक्सेलेंट 2.0 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि हमने लगभग 20 से 25 दिन के बाद अपने इस चैनल को पुनः एक बार प्रारंभ किया है और थोड़ी सी कुछ समस्या थी और वो समस्या मैं आप सबको शेयर नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल चलिए, जो भी हम लोगों से अभी देखा गया कि मैंने कहा कि आपसे कि 20 या 25 दिन हमने क्लास को लगभग प्लग किया था और आज एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं कक्षा 10वीं के मैथमेटिकल को लेकर। और इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी जा रहा है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर को लेकर प्रारंभ करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम रियल नंबर को लेकर प्रारंभ करते हैं। तो आज ये समझते हैं रियल नंबर होता क्या चीज है। जैसे हम लोग हिंदी के शब्दों में वास्तविक संख्या का नाम देते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा या इसका अध्ययन किया होगा, बट वास्तविक संख्या से पहले भी हमारे पास ऐसी भी कई संख्याएं होती हैं जिनको हमें अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है या कह लीजिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां हम आप सबको स्टार्ट करने वाले हैं इसमें जो है नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होता है या नंबर्स जो है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर में सबसे पहले मैं यूनिट को लेकर बात करना चाहूंगा। इसे डिजिट का भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। यहां यूनिट शब्द जो है जिसे हम लोग अंक कहा जाता, परंतु फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आप लोग यूनिट को मात्रक पढ़ते हैं, बट यहाँ तो हम लोग मैथमेटिकल को क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ यूनिट मीन्स होगा अंक, और अंक क्या होता है, इनकी डिफिनीशन क्या होती है या इनकी पहचान क्या होती, तो आप दर्शा सकते कि 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेत को ही क्या कहा जाता है, अंक का नाम दिया जाता है। एक बार पुनः सुनिएगा कि 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को यहां अंक कहा जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से लगभग यूनिट होते हैं। तो 0 से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 5 और देख सकते हैं आप 9 तक। कल ये 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो आपके यूनिट होते हैं। जी हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि यूनिट क्या चीज होता है। अच्छा, एक से और इनकी हम और भी परिभाषाएं बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पहचान होती है आप कह सकते हो कि 0 से लेकर 9 तक को ही अंक कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हो कि 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को ही अंक कहा जाता है, ठीक है ना। तो अंक के बाद हम अगर बात करना चाहें संख्या को लेकर कि संख्या क्या चीज होती है, तो जो संख्या होता है वो अंकों से ही मिलकर बना होता है। जो संख्या होता है वो अंकों से ही मिलकर बना होता है। इसकी कई डिफिनेशन है, आप खुद बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल को लेकर, जैसा कि समझ सकते हैं, अगर मैं कहूं आपसे ये 1 लिखा जा रहा और इसके मान लीजिए दाहिने या बाएं साइड अगर कामा ना दे करके, मान लीजिए कामा नहीं दिया जा रहा, मान लीजिए यहाँ कोई नंबर लिख दिया जा रहा, देख सकते 5 लिखा जा रहा। अब इनको अगर पढ़ने की बात करें, अभी तो अगर बात किया जाए, ये अलग एक यूनिट है और ये भी एक अलग यूनिट है, लेकिन दोनों को साथ में लेकर बोला जाए तो आप कह सकते हो ये नंबर्स आपका बन जा रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, आपका संख्या बन जा रहा है। हम ये कह सकते 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर अभी आप इसे 15 पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 0 लगा दिया जाए, क्योंकि ये भी तो यूनिट है ना। अब इसे आप 150 पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी आपका एक संख्या है। तो हम ये कह सकते 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को ही हम नाम दे सकते हैं, क्या, संख्या को लेकर। या फिर एक डिफिनेशन देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी जा रहा है कि 10 के बाद, अब 10 नहीं कहा जा सकता, 9 के बाद, क्योंकि 9 की बात अगर बात किया जाए, जितने भी आपके लगभग मिलेंगे यूनिट जिनको भी हम देखना चाहेंगे वो हमारे नंबर्स के नाम दिए जाएंगे। तो लिख सकते कि 9 के बाद, या 9 से नहीं, या 9 के होना चाहिए, तो 9 के बाद आने वाले सभी संकेतों को संख्या का नाम दिया जाता है। आप ये भी डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि 9 के बाद आने वाले सभी संकेतों को संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। इस परिभाषा को आप समझ लीजिए। या भी मैं एक चीज और कहा कि 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां से। इसके बाद अगर हमने संख्या को लेकर समझ लिया तो संख्या के प्रकार क्या होते हैं, इनके टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, इनको भी बड़ा हमको समझना चाहिए। तो नंबर्स क्या चीज होता है आपने डिफिनेशन के माध्यम से समझा, परंतु इनके टाइप्स क्या होता है। तो नंबर तो लगभग कई प्रकार के होते हैं। अभी जो मैंने अपने लेवल से बना है या कक्षा 10 के लेवल कह लीजिए बनाया गया है, वो कुछ नॉर्मल स्थितियों में इसको पेश किया जा रहा है, आप सबके बीच बताया जा रहा, क्या कि संख्या जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है, वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर का नाम देते हैं। और सेकंड जो होता है काल्पनिक, से इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, अर्थात काल्पनिक नंबर को हम एक नाम और दिया जाता है समृद्ध नंबर, सॉरी समृद्ध संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कक्षा 11वीं के आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल चैप्टर में,
बट अभी तो आप कक्षा 10 को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ये वास्तविक संख्या और आपके जो काल्पनिक संख्या ये क्या चीज है, तो देखिएगा यहां से अगर बात किया जाए इसके टाइप्स का, जो पहला प्रकार है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को लेकर हम समझने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जो होगा वो मैं थोड़ा सा लो लेवल का बताऊंगा, और जैसा कि आप चैप्टर में देख सकते हो रियल नंबर है, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर में थोड़ा सा मैं अंतर करके आपको दिखाऊंगा क्या होगा, अभी आपको समझाने वाले हैं। तो आप ये चीज अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो डिफिनेशन है वो चीज एक बार पुनः नोट करना चाहूंगा। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या की, जैसा कि मैंने कहा आपसे, वास्तविक संख्या के जो प्रकार होते हैं वो लो लेवल का, ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे पहले ही कहा ये जो वास्तविक संख्या वो लो लेवल का है, ठीक है ना। तो जो वास्तविक संख्या होती है उसके कई टाइप्स होते हैं, उनके कई प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला जो प्रकार होता है इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या या प्राकृत भी संख्या का नाम दिया जाता है। आप लोग यहां से कंफ्यूज न बनिएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या लिखा जा रहा है, इसे प्राकृतिक संख्या और प्राकृत भी संख्या कहा जाता है। इसकी क्या डिफिनेशन होती है तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि यहां लिखा भी जा रहा 1 2 3 4 5 6 और डाट डाट करके और भी नंबर्स हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि 1 से अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाली जो हमारे पास संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर प्रारंभ होने वाली जो संख्याएं होती उन्हें हम प्राकृतिक संख्या का नाम देते हैं। प्राकृतिक संख्या एक बार फिर समझिएगा, प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, एक से और कहा जाता है, इसे धनात्मक हम लोग पूर्णांक का नाम देते हैं या धनात्मक संख्या का नाम दे सकते हैं। धनात्मक संख्या भी इसे कह सकते हैं। और हम यहां परिभाषा कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को या गिनती को गिनने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या का नाम दिया जाता है, या एक से प्रारंभ होने वाली, एक से लेकर प्रारंभ होने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या का नाम दिया जाता है। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये आप समझ पाएंगे परिभाषा क्या होगा, एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि आप प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनतियों के गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये जो प्राकृतिक संख्या होता है वो एक से प्रारंभ होता है, या कह लीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप सदैव एक बताएंगे, ठीक है ना। इसका जो अंतिम अर्थात लास्ट वाला नंबर होगा वो आप निश्चित नहीं कर सकते, परंतु प्रारंभिक वाले अगर नंबर की बात करें तो 1 होता है, ठीक है ना। चलिए इस चीज को आप समझ चुके हैं। सेकंड क्या होता है, पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है अर्थात प्राकृतिक संख्या, उसके साथ यदि जीरो को जोड़ दिया जाए, या कह लीजिए जीरो को भी साथ में रखा जाए, इसके समूह में रखा जाए, तो हमारा होल नंबर हो जाता है। डिफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी एक परिभाषा मैं आपको और बता देता हूं, आप देख लीजिएगा क्या, इसकी एक परिभाषा और बन सकती क्या कि जीरो से प्रारंभ होने वाली, जीरो से या इस प्रकार जीरो व अनंत, आप देख सकते इसे हम लोग इंफिनिटी का नाम देते, इसे अनंत का नाम दिया जाता है हिंदी में। जीरो व अनंत के बीच सभी धनात्मक संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास पूर्ण संख्या होगा ना उसमें आपको नेगेटिव नंबर मतलब कि आपकी जो ऋणात्मक संख्या होगी वो नहीं मिलेगा। इसमें केवल पॉजिटिव नंबर और आपके पास जो जीरोज नंबर है, जीरो नंबर, वो मिलेगा। एक डिफिनेशन मैंने कहा, एक बार पुनः सुन लीजिएगा क्या, जीरो तथा अनंत के बीच सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जी हां, आप समझ चुके होंगे परिभाषा में बोल रहा हूं, आप कॉपी के माध्यम, कॉपी और पेन की सहायता से आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा आपको आपके क्लास में किसी टीचरों के माध्यम से नहीं मिल पाएगा, ये मेरी गारंटी। आप एक बार पुनः सुन लीजिएगा क्या, जीरो तथा अनंत के बीच सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो चलिए इस चीज को समझने के बाद हम बात करें इंटीजर को लेकर। जैसा कि इंटीजर जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं लेवल आप लोगों ने ग्राफ को लेकर पढ़ा होगा, जिसे संख्या रेखा का नाम दिया जाता है। संख्या रेखा की अगर बात किया जाए, जो हमें एक लाइनिंग खींची जाती है, उस लाइनिंग पर अगर बात किया जाए तो इंटीजर नंबर ही पुट किए जाते हैं, क्योंकि लाइनिंग जो हमारा होता है इसे संख्या रेखा का नाम दिया जाता है। मिडिल पॉइंट पर जीरोज नंबर होता है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिएगा यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका अगर देखा जाए जो संख्या रेखा बनाया जाता है,
इस रेखा पर जो संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे हम लोग संख्या रेखा का नाम दिया जाता है, ये आपका मिडिल पॉइंट होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ये आपका होल नंबर होता है, जिसे हम कह सकते हैं होल नंबर भी से कहा जा सकता है, परमेय संख्या भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका जीरो जो होता है, इस तरफ आपके सभी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और इस तरफ क्या मिलेगा, टोटल आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। अर्थात कल इस यहां पर आपको धनात्मक संख्याएं मिलने वाली हैं और ये क्या होता है आपका ऋणात्मक संख्या। और देख सकते मैंने कहा भी इस संख्या रेखा पर या इस रेखा पर कौन सा नंबर को प्रदर्शित किया जाता है, तो इंटीजर को ही प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात पूर्णांक संख्याओं की बात किया जाए तो इस पर प्रदर्शित करने वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंटीजर को थोड़ा सा और भी विस्तार पूर्वक से, तो इंटीजर के प्रकार की बात करें तो वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका धनात्मक संख्या होता है, दूसरा ऋणात्मक संख्या और तीसरा जो आपका होता है वो जीरोज नंबर होता है, या कह लीजिए जिसको हम लोग शून्य पूर्णांक भी कहा नाम दिया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर हमने कहा यहां से पूर्णांक के प्रकार को लेकर, तो पूर्णांक जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका Z पॉजिटिव जिसे कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, सेकंड आपका होता है Z नेगेटिव या मैं कह सकता है इंटीजर नेगेटिव इसे कहा जाता है, इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और एक आपका Z पावर जीरो जिसे हम कह सकते हैं क्या, इसे शून्य पूर्णांक अर्थात जीरोज इंटीजर कहा जाता है। इसमें सदैव आपके पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, इसमें आपके सदैव पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और इसमें आपके सदैव नेगेटिव नंबर मिलेंगे और ये जो होगा ये अकेले बेचारा शून्य होगा। इसे हम धनात्मक पूर्णांक को, मैंने कहा अभी आपको बताया गया, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो पूर्णांक होते हैं वो किस प्रकार के नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और आपके कह सकते जीरोस इंटीजर करके होता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेड को लेकर तो आप इस प्रकार दिखा सकते हैं, ये जीरोस रहा, इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर और इस तरफ आपके नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। परिभाषा की बात करें तो आप बता सकते हैं क्या, जैसा कि आपने इसमें देखा कि जीरो और प्राकृतिक संख्या था, लेकिन इसमें तीन प्रकार की संख्याएं क्या, जीरो भी है और धनात्मक भी और ऋणात्मक भी है। तो हम इस प्रकार परिभाषा बता सकते हैं क्या, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को पूर्णांक का नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद किया जाए, इसके बाद जो होगा वो परमेय संख्या होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर का नाम देते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा रहा है। अगर कोई नंबर मान लीजिए इस प्रकार से लिखा जा रहा है अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा, वो आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। और एक चीज मित्र मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत मोटी सी बात, अगर इसे यहां से मैंने आपको एग्जांपल दिया 2/4, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे जी, परंतु ये रेशनल नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर कब होता है, आप लोगों को इसी अध्याय में चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में ही बताया जाएगा। इनके जो बेसिक अभी तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि P अपॉन Q के रूप में लिख दिया जाए, वो हमारा रेशनल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q में लिखने के बावजूद भी वो परमेय नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर मान लीजिए 4/2 लिखा जाए, 5/10 लिख दिया जाए, या हमारे 6/3 लिखा जाए, ये आपके रेशनल नंबर नहीं है। ये चीज मैं सिद्ध कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि आपके टॉपिक में है भाई, आप टॉपिक में भी आपको पढ़ाया भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या इसकी जो परिभाषा होती है, हम लोग पढ़ते P अपॉन Q में लिखा जाए वो परमेय संख्या होगा, तो वो चीज पढ़ने के बाद भाई ऐसी संख्या जो P अपॉन Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए वो परमेय संख्या होती। परंतु एक चीज मोटी सी बात ये आपको समझना होगा, जब P अपॉन Q के रूप में लिखा जाएगा तो जहां की आप पढ़ते भी Q नॉट इक्वल 0, इसके अलावा भी क्या पढ़ते हैं, इसके अलावा ये बताया जाए जहां आपका P व Q एक सहभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहभाज्य। अब सहभाज्य मींस ये होगा, जो भी नंबर्स हमारे अंश व हर में लिखे जाएंगे उन दोनों का जो HCF है 1 फाइंड होना चाहिए। अगर इन दोनों का एलसीएम 1 प्राप्त होता है तभी आपका परमेय संख्या बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल को लेकर 4/2 की बात करें, इनमें अगर एलसीएम की बात HCF की बात करें तो HCF आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका डिवाइड हम बड़े नंबरों में करते हैं। अब देखिए और भी आप स्तर से पढ़े भी होंगे कि अगर हम 4 और 2 का HCF की बात करें तो HCF 2 विधि से हम लोग करते हैं, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से। अगर भाग विधि से करना चाहें तो छोटा नंबर 2 है, 2 का डिवाइड 4 के साथ करेंगे ना, तो 2 2 4 आप देख सकते हो इसका क्या मिल पा रहा है,
इसका जो HCF है वो 2 आ रहा, नहीं HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आएगा ना, देखिए मैंने यहां पर कुछ ऐसे नंबर्स को रखा है, इन नंबरों की बात करें, अगर आप यहां से HCF फाइंड करेंगे तो जरूर आपको 1 मिलेगा। अगर HCF 1 मिलेगा तभी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर, अन्यथा रेशनल नंबर नहीं होगा। आप ऐसे भी कई एग्जांपल आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इस चीज को आप समझ लिए होंगे। परिभाषा अब आपको क्या बताना है कि ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए। इसके अलावा यह भी बोलना होगा कि जहां P व Q एक सहभाज संख्या होगा तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाए और P व Q एक सहभाज संख्या हो तो इस प्रकार की संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इसे हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, 0 डिवाइड बाई 1 कर सकते हो क्योंकि ये भी आपका एक परमेय संख्या है। 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे भी और एग्जांपल आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन एक चीज को समझिएगा क्या कि भैया वो क्या होना चाहिए, तो P व Q एक सहभाज संख्या होना चाहिए, क्योंकि सहभाज संख्या की परिभाषा वो होती है कि ऐसी दो या दो से अधिक भी कह सकते हो, या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त होता है उसे सहभाज संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये भी चीज आपको थोड़ा सा बेहतर ढंग से पढ़ाना चाहेंगे, परंतु अभी नहीं। भाज और अभाज के बाद सहभाज आपको मिलेगा, वहां पर लगभग बेहतर ढंग से उसका एक अलग से वीडियो आप सबको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद परमेय के बाद अपरमेय नंबर आता है, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर का नाम देते हैं। तो भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में न लिखा जाए, ये जो परिभाषा है वो संतुष्टजनक नहीं है। ये जो परिभाषा ये संतुष्टजनक नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर पाई, √2, √3, √5 ऐसे कई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस परिभाषा को आप अगर देखा किताब में देखेंगे तो यही परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन ये संतुष्टजनक नहीं है। आप अपने इच्छानुसार परिभाषा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा पाई, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका अर्थ ये होगा जितने भी नियतांक वैल्यू होते हैं, जितने भी कांस्टेंट आपके लगभग वैल्यू मिले वो सभी आपके अपरमेय होते हैं। इसके बाद अगर कोई भी संख्या वर्गमूल अर्थात रूट में लिखा जा रहा है, तो रूट में लिखी गई संख्या अगर किसी का पूर्ण वर्ग बनता हो तो वो तो परमेय होगा, लेकिन ये सब देख सकते हो 2 किसी का वर्ग नहीं है, 3 भी किसी का वर्ग नहीं है, 5 भी किसी का वर्ग नहीं है, 6 भी नहीं है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 तो 2 का वर्ग होता है ना। तो अगर ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल किसी दूसरी संख्या का वर्ग अर्थात पूर्ण वर्ग के रूप में न हो तो ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या का नाम दे सकते हैं। इसे हम P से या कहीं कहीं Q0 से भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे भी आप समझ सकते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपकी हुई क्या, अपरमेय संख्या। तो मित्र ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने वास्तविक संख्या के भी कई प्रकार पढ़े हैं, इसके और भी प्रकार अभी बाकी हैं आपकी। अब सम विषम क्या होता है, भाज अभाज सभाज क्या होता है, ये तमाम प्रकार के आपको मिलेंगे, परंतु चैप्टर जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, ये सब चीज आपको वहां पर जरूर मिलेगा, तो वहां पर आपको जरूर बताते रहेंगे। तो इस अपरमेय संख्या को पढ़ने के बाद जो हमारा लास्ट वाला या इसके बाद जो पार्ट्स होगा ना, या इसके जो प्रकार होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाना चाहूंगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जो रियल नंबर होगा और रियल नंबर एक जो कि आप समझ सकते हैं चैप्टर नंबर 1 है, वहां पर हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लेकर। तो आज के इतना ही मित्र, यदि हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी आपका चैप्टर स्टार्टिंग से चल रहा है, तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और नया बैच जैसा कि प्रारंभ हो चुका है, आप बच्चों से इस एक्सेलेंट 2.0 पर जोड़ने के लिए जरूर कहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।